ओके, तो आज हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स का। अभी फिलहाल हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कंसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ का। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस किए थे, तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किए थे एंड उसमें अक्रूवल कंसेप्ट वाला डिस्कस किए थे, राइट। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट्स अगर तुम लोग को याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स का पर्पस क्या था, वहाँ से क्या कैलकुलेट होता है बोलो ट्रेडिंग अकाउंट से? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सेल चाहिए एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो सेल तो लिखते ही हम लोग, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेस से जो भी एडजस्टमेंट करना है माइनस हो जाएगा। 4-5 रकम का एडजस्टमेंट था। परचेस रिटर्न माइनस होगा, गुड्स ड्राइंग माइनस होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल माइनस हो जाएगा, गुड्स लॉस बाय फायर होगा तो माइनस हो जाएगा, ये सब था, ठीक है। उसके बाद और कुछ डायरेक्ट चार्जेस लाइक गैस फ्यूल वगैरह, डायरेक्ट वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड वगैरह ये सब आ जाएगा, रॉयल्टी, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोग माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज हमको लिखा है ना जो सेल की उसका कॉस्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक तो अनसोल्ड है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको माइनस करते हैं, राइट। तो अभी इस तरह से एक फॉर्मेट नहीं करके हम लोग क्या कि एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में करते हैं बोल के हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। जो ऐड करने वाला चीज़ है डेबिट साइड में लिख रहे हैं हम लोग एंड माइनस करने वाला क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। तो बेसिकली जो दिखाए थे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, तुम लोग को याद हो कैसे हम कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाए थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या, तो नॉर्मली क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में क्या आना चाहिए? खर्चा आना चाहिए एंड क्रेडिट साइड में आना चाहिए तुम्हारा इनकम, राइट। बट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ना ही तुम्हारा खर्चा है ना ही इनकम है, इट इज़ ओनली एसेट, करंट एसेट। तो ये क्यों आता था? बिकॉज जस्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद होगा। बाकी कोई भी खर्चा यहाँ पे डेबिट इसलिए होता है बिकॉज हम लोग क्या कहते हैं अकाउंट्स का क्लोजिंग करते हैं। तो कोई भी खर्चा का जब क्लोज करते हैं वहाँ बाई पीएल होता है, तुम लोग को याद होगा डेबिट बैलेंस था बोल के बाई पीएल था, तो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे टू दैट एक्सपेंडिचर हुआ। सिमिलरली जो भी इनकम लेजर होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हम लोग जब क्लोज करते हैं तो 2PL होता है, तो यहाँ पे बाई दैट इनकम अकाउंट होता है। तो यही पर्पस था हम लोग का। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते सर अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट में क्या सीखे थे हम लोग? जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी इनकम होगा, वो पूरा अगर इस साल से रिलेटेड है तो फुल लेना है हमको, चाहे उसका पेमेंट हो या ना हो। अब प्रॉब्लम क्या है, समटाइम्स करंट इस साल का एक्सपेंडिचर का पेड का अंदर जो पेमेंट हुआ होगा उसमें पास्ट ईयर का कोई खर्चा या कोई इनकम घुस सकता है, रह सकता है, या फिर फ्यूचर ईयर का कोई एडवांस खर्चा या फिर एडवांस इनकम रह सकता है, तो उसको हम लोग माइनस कर देते थे, राइट। बाकी करंट ईयर का कोई खर्चा अगर कोई इनकम अब ऐड करना बाकी है तो उसको हम लोग ऐड करते थे, यही था। एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होता था? एक्सपेंडिचर पेड, उससे माइनस क्या करना, पिछला साल या फ्यूचर ईयर का जो भी खर्चा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ आउटस्टैंडिंग खर्चा ऑफ एनी पास्ट ईयर पेड इन द करंट ईयर, तो उसको माइनस कर दो। एडवांस खर्चा ऑफ एनी फ्यूचर ईयर पेड इन नाउ करंट ईयर, तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। बट करंट ईयर का कोई खर्चा पेमेंट करना बाकी है तो उसको तो लेना ही होगा। अल्टीमेटली इस साल का जो खर्चा है वही तुमको लेना है, ठीक है। सेम इनकम को भी फंडा था, राइट। इनकम को क्या है तुम्हारा, इस जो इनकम रिसीप्ट है इसमें अगर कोई पिछला साल का अक्रूड इनकम ड्यू था वो मिला तो उसको माइनस कर देना है। प्लस अगर हमको एडवांस में इनकम मिल गया तो भी माइनस है। एडवांस इनकम इज़ माई लाइबिलिटी एंड एडवांस एक्सपेंडिचर इज़ माई एसेट, याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। कोई प्रीपेड खर्चा वगैरह है, एडवांस खर्चा वो बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। सिमिलरली अगर एडवांस इनकम है तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा, राइट। उसके बाद क्या था, बट करंट ईयर कोई इनकम वगैरह अगर अभी तक रिसीव नहीं किया तो अक्रूड, बट ड्यू है बट नॉट एट रिसीव, तो अक्रूड बोल के ऐड हो जाएगा, राइट। यही था हम लोग सीखे थे। तो आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का जो बेसिक सम्स है उसमें हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। ये सब जो एंट्री दिया है ना यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री है, सब तुम लोगों को पता ही है। परचेस रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, वेजेस। क्यों हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज ये सब अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं हम लोग। कैसे ट्रांसफर हो रहा पता है, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 में। और एक चीज़ जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं उसके लिए हमको ट्रायल बैलेंस का बेस हम लोग का है, राइट। ट्रायल बैलेंस ठीक ठाक है तो उसका बेसिस में हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना सकते हैं। तो जो रेक्टिफिकेशन एरर वाला चैप्टर है जो हम लोग किए थे, कुछ अगर एरर्स वगैरह रहता है तो वो सब ठीक ठाक करने के बाद ट्रायल बैलेंस ओके हो जाता है, उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं। यही था तुम्हारा स्टेप्स। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस हमेशा तुम्हारा दिया हुआ रहेगा। ट्रेडिंग पीएल का बेस ही है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स विदाउट ट्रायल बैलेंस तो फाइनल अकाउंट्स बना नहीं सकती। मैनुअली हम लोग ट्रायल बैलेंस देख के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पेज नंबर 7.10, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस फॉर द फिनेंशियल ईयर, ये सोल प्रोप्राइटर है तो इस टाइप का कोई पर्सन का नाम से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या आता है बोलो, रिपीट क्या आता है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में? एक्सपेंडिचर एंड एसेट। और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में आता है इनकम एंड लायबिलिटीज़।
इसका लॉजिक क्या है, जो बैलेंस वहाँ पे होता है ना, हमको पता है हमेशा कि एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड में आएगा, एसेट डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड में आएगा, इनकम क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में, ये लॉजिक को बेस करके यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो परचेस दिया हुआ है एंड सेल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली डेबिट वाला परचेस होगा और क्रेडिट वाला सेल होगा। डेटर एंड क्रेडिटर दिया हुआ है, डेबिट साइड वाला डेटर होगा एंड क्रेडिट साइड वाला क्रेडिटर्स होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो अदर एक्सपेंस वाला डेबिट साइड वाला होगा, इनकम वाला मतलब क्रेडिट साइड वाला होगा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ दिया हुआ, तो फिक्स एसेट डेबिट साइड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड वाला। कैपिटल दिया हुआ, ठीक है। तो देखो ट्रायल बैलेंस मैच है। अब बोला एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर का बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इज़ 3 लाख। तो अभी जो तुम्हारा सम्स दिया हुआ कब का है, 31 मार्च 2020, और नीचे क्रेडिटर का बैलेंस कितना दिया हुआ, 3 लाख। दैट मीन्स ये कौन सा वाला, ओपनिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। तो 3 लाख ओपनिंग बैलेंस था क्रेडिटर का, बट अभी क्रेडिटर कितना 4 लाख हो गया, तो क्रेडिटर 1 लाख बढ़ गया ना। इसका क्या रीज़न हो सकता है, परचेस किए होंगे हम क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हो बताओ, वो जो फॉर्मेट हम बताए थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट खर्चा रिलेटेड जो भी है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख है, ठीक है। अब क्या ऐड करने पड़ेगा, परचेस 10 लाख। अब कोई डायरेक्ट खर्चा तुमको दिख रहा है क्या, नहीं है, नहीं है डायरेक्ट खर्चा, तो 2 लाख प्लस यहाँ पे 10 लाख कितना 12 लाख, ठीक है। अब उसमें से माइनस करते हैं हम लोग क्या, क्लोजिंग स्टॉक। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम्हारा जब भी देखना क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, दैट मीन्स परचेस में एडजस्ट किया हुआ ही है, मैं परचेस से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ ही है, ठीक है। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रहता तो हम माइनस करते यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, दैट मीन्स परचेस से ऑलरेडी माइनस किया हुआ मेरा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसीलिए देखो अलग से हम लोग माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो नोट्स भी दिया हुआ, इवन तुम लोग को पता भी, तुम लोग क्लास 11-12 में किया भी होगा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रहता है, दैट में अलग से हम लोग क्या करते, माइनस नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी परचेस में एडजस्टेड है। अगर नहीं रहा तो अलग से माइनस करते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे नोट याद रखो, सिंस क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस इट मीन्स फॉलोइंग एंट्री हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड इन दी बुक्स। क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, परचेस को कम करना है ना अल्टीमेटली, तो परचेस को माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक जो एसेट है वो क्रिएट कर दिया, एसेट बढ़ गया, परचेस को माइनस कर दिया, वहाँ से एंट्री ऑलरेडी कर दिया वहाँ पे, इसका मतलब, ठीक है। सो वी कैन परचेस, so we can see the purchase have already been reduced by the amount of unsold stock, therefore no more adjustment need to be made on account of closing stock for computing COGS। जैसे लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, बट वहाँ पे अजम से नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में नहीं है, अलग से है इन्फॉर्मेशन से, मतलब ये एंट्री हम नहीं किए होंगे तभी ना माइनस कर रहे हैं हम, और जब ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है दैट मीन्स परचेज से माइनस हो चुका है, तो दोबारा माइनस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, याद रहे। अनिर्बाण समझ में आया। नेक्स्ट तो कॉस्ट ऑफ गुड्स समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है तुम्हारा कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना हुआ कैलकुलेट करो। तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना अगर कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमको क्या करने पड़ेगा बोलो, क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करने पड़ेगा ना, या फिर दूसरा ऑप्शन है मेरा पास कैशबुक के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स हमको क्या करना है, क्रेडिटर का बैलेंस ओपन करने पड़ेगा। तो देखो तुम्हारा पास क्रेडिटर का लायबिलिटी कितना था, ओपनिंग लायबिलिटी 3 लाख ना, अरे ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर है कितना, 3 लाख है ना, नोट में दिया हुआ है, ठीक है। अब परचेस कितना किए हम साल भर का, हम्म 10 लाख ग्रॉस परचेस 10 लाख किए होंगे। ये 10 लाख जो परचेस दिखा रहा है इसमें तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है, तो हमको तो ग्रॉस परचेस निकालना है, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस को ऐड कर दो तो 13 लाख हो जाएगा ना। अगर तुमको परचेस निकालना है, टोटल परचेस कितना हुआ है, तो क्या होगा 10 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो उससे माइनस हो चुका उसको ऐड करो तो कितना होगा 13 लाख होगा, ठीक है। तो 13 लाख होगा ना परचेस,
तो 3 लाख को मेरा अल्टीमेटली, या 3 लाख का मेरे पास क्रेडिटर का बैलेंस था। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, हम अज्यूम करें कि मेरा टोटल परचेस पूरा क्रेडिट परचेस ही है और मेरा 13 लाख का परचेस किया, तो मेरा लायबिलिटी कितना हो गया, 3 + 13 16 लाख। बट तुम्हारा पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का, तो बाद में पेमेंट कितना किए होंगे हम, 9 लाख पेमेंट किए होंगे ना। ऐसे ही तो होता है, लायबिलिटी था मेरा पास 3 लाख, क्रेडिट साइड में आया होगा, यहाँ पे देखो लेज़र यहाँ पे है, क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर अकाउंट हमको खोलना है, ओपन करना है। लायबिलिटी साइड क्या होता है, क्रेडिट, कमने से इंक्रीज करने से क्रेडिट, कमने से डेबिट। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय बैलेंस BD 3 लाख था। अब तुम परचेस किया, तो परचेस का एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो यहाँ पे क्या बाई परचेस, ठीक है, तो यहाँ पे बाई परचेस आ गया। अगर जनरल बाई चांस जनरल एंट्री तुम भूल गया, तभी तुमको याद रहेगा कि लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो बाई परचेस यहीं पे आएगा, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटी हुआ 16 लाख, बट क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 4 लाख, दैट मीन्स 12 लाख कमा है, ठीक है। तो 12 लाख कमा है तो कितना क्या होगा, टू बैंक पेमेंट किए होंगे हम, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक किए होंगे हम, टू बैंक। तो क्वेश्चन यही पूछा था तुमसे कि हम पेमेंट कितना किए, तो 12 लाख पेमेंट किए हम, ठीक है। उस 9 लाख हम क्या हिसाब से बता दिए, हम 12 लाख माइनस 4 लाख कर दिए, क्या 16 लाख होगा ना, 16 लाख माइनस 4 लाख तो 12 लाख। इस तरह से तुमको निकालने पड़ सकता है। अगर बोला कि कैश पे टू क्रेडिटर कितना है, अगर क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो उसके लिए क्रेडिटर लेजर अकाउंट को ओपन करने पड़ेगा, तो वहीं पे समझ में आएगा ना कि बैलेंसिंग फिगर मेरा क्या हो रहा है, वही पेमेंट किया है, ठीक है। अनिर्बाण समझ में आया, लायबिलिटी था तो इतना परचेस किया, अभी बचा इतना, तो बाद में तुम पेमेंट किया होगा, इसका मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक किया होगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 12 लाख वही होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे परचेस 13 लाख लिखा है, तो देखो एक चीज़ देखो, प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। कॉस्ट ऑफ 3 स्टेप में देखो, एक COGS तुम निकाली, क्रेडिटर, अब परचेज जो तुम अब डायरेक्ट अगर तुम क्वेश्चन में परचेस 13 लाख लिख दोगी तो मार्क्स थोड़ा काटेगा तुमको। परचेस 13 लाख कैसे आया तुमको ऐड करो, तो वर्किंग नोट्स में दिखाना है कि परचेस था इतना एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड, तो परचेस में ड्यूरिंग द ईयर कितना 13 लाख। थोड़ा प्रेजेंटेशन में फोकस देना है तुमको, यहाँ पे वही नोट्स यहाँ पे लिखा है कैसे हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से अगर हमको सपोज ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाने बोलता इस क्वेश्चन में, तो हम जो परचेस इसका जो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम, जो भी है परचेस लिखते 10 लाख नहीं 13 लाख परचेस लिखते हैं हम, और वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बाई बोल के कितना लिखते हैं 3 लाख लिखते हैं हम लोग, ठीक है, याद रहे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था कि तुम परचेस 10 लाख का लिखो, वहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखने की ज़रूरत नहीं, और उस क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्ट तुम बैलेंस शीट में लिख दो। 2 ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है। अगर परचेस ऑलरेडी एडजस्टेड है तो ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक उसमें, अब बाई क्लोजिंग स्टॉक फिर लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट में तो दोनों सिचुएशन में जाएगा। अगर दूसरा क्या है, अगर तुमको बाई क्लोजिंग स्टॉक अलग से नहीं लिखना है, परचेस में ऑलरेडी माइनस किया हुआ, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक तुम लिखो ही मत, ठीक है, और डायरेक्ट तुम चले जाएगा बैलेंस शीट में। तो कोई भी एक तुमको फॉलो करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, परचेस 6,72,000 है, कैरेज इनवर्ड जो भी है, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ पे दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। दैट मीन्स परचेस से क्या हुआ होगा, माइनस किया हुआ है। तो अगर हमको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है तो आइदर परचेस में जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस है उसको ऐड करके लिखो एंड फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ, या फिर ऐड करने का ज़रूरत है नेट में तुम लिखो, क्लोजिंग स्टॉक दिखाने का ज़रूरत है, सिर्फ बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक चले जाएगा। समझ में आया, याद रहेगा। तो फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था, 1 लाख, परचेस 6,72,000, अच्छा ट्रायल बैलेंस नहीं दिया क्या, जस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया ये, इट इज़ नॉट अ ट्रायल बैलेंस, बिकॉज अगर ट्रायल बैलेंस रहता तो डेबिट क्रेडिट रहता, प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे परचेस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ है, ये तो ट्रायल बैलेंस नहीं है ना। अगर ट्रायल बैलेंस रहता तो माइनस किया हुआ रहता, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस है निर्वाण, नहीं है ना, नॉर्मल जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है तुमको। आप बोले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाते ओपनिंग स्टॉक कहाँ चले जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे परचेस, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है,
अब देखना परचेस रिटर्न कुछ है क्या, संग संग मार्क कर लेना, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड है ना आउटवर्ड, कौन सा होगा, आउटवर्ड, बाहर जो जा रहा है माइनस होगा। कैरेज इनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे वेजेस भी आ जाएगा, सेल्स भी आ जाएगा क्रेडिट साइड में। रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल्स से माइनस होगा, मतलब सेल्स रिटर्न आया होगा एट क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से सम से, इसमें कुछ है ही नहीं। अब बोल रहा है क्या, पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन दी जर्नल पेपर। क्लोजिंग एंट्री जो हम समझाए, कोई भी अगर एक्सपेंडिचर को क्लोज करना है तो एंट्री क्या करना चाहिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट एक्सपेंडिचर होगा ना, कि एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू पीएल, कौन सा होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू पीएल या पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर, क्या होना चाहिए? अगर कोई भी एक्सपेंडिचर का अकाउंट क्लोज करना है तो जनरल एंट्री क्या होगा, पीएल में लेके जाता है ना तुम, तो जनरल एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट, और पीएल अकाउंट डेबिट साइड में लिखता है ना, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट एक्सपेंडिचर, और उस एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में सब था, यहाँ बाय पीएल किया होगा ना तुम, तो बाय पीएल मतलब क्या किया, पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना तुम, इसलिए यहाँ बाय पीएल आ रहा है, ठीक है। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट एक्सपेंडिचर, तो देखो जितना भी एक्सपेंडिचर वाला होगा पीएल अकाउंट डेबिट, तुम एक्सपेंडिचर किया होगा क्लोजिंग एंट्री, और जितना भी इनकम होगा क्या किए होंगे हम, इनकम अकाउंट डेबिट टू, इनकम क्रेडिट होता है तो उसको क्लोज करना है तो डेबिट करेंगे, टू पीएल होगा ना, इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल होगा। देखो इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल, पीएल मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट होगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट वाला लिखना है, जो पीएल में आएगा वो पीएल अकाउंट वाला लिखना है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक वाला क्या करना है, परचेज टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंट्री क्या क्या हुआ है, समटाइम्स आ सकता है कैसे क्लोजिंग एंट्री मारता है, देखो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेस, ऑब्वियसली यही होना चाहिए, बिकॉज रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेस से माइनस करते हैं हम लोग, तो रिटर्न इनवर्ड, अगर दैट मीन्स परचेस को कम करना है तो परचेस क्या होगा, क्रेडिट होगा, और रिटर्न आउटवर्ड क्या, तुम्हारा इनकम था उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये समझ में आया रिटर्न वाला, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड अल्टीमेटली क्या होता है, परचेस को कम करता है, तो परचेस को कम, परचेस क्रेडिट होगा, अब रिटर्न आउटवर्ड जो क्रेडिट बैलेंस था वो डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिटर्न आउटवर्ड क्या था तुम्हारा, क्रेडिट बैलेंस है ना, पैसा रिटर्न आया तो मेरा कम किया था खर्चा, तो क्रेडिट को आता, अब इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेस, ठीक है। अब सेल्स का भी सेम कहानी, सेल्स रिटर्न मतलब क्या, सेल्स कमेगा तो सेल्स कमने से क्या करने पड़ेगा, इनकम कमने से डेबिट करने पड़ेगा, और सेल्स रिटर्न जो था मेरा खर्चा था उसको क्लोज करना है तो खत्म हो जाएगा, वो डेबिट बैलेंस गिरा हुआ था क्रेडिट हो जाएगा, तो खत्म हो गया, नलीफाई हो गया, राइट। ऐसे नहीं अकाउंट्स क्लोज करते हैं हम लोग, जो परचेस है सेल्स से रिलेटेड है, जो आपस में जो एडजस्टमेंट होता है वो तो वही अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, बाकी जो डायरेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में वो तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो सेल्स, अब क्या हुआ, सेल्स तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, सेल्स अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट जो ऊपर में फिगर था, ठीक है। अब उसके बाद और क्या तुम्हारा जो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, जो खर्चा वाला था, खर्चा वाला क्रेडिट होगा ना, एक साथ एंट्री मार दिया अलग अलग नहीं करके, ठीक है। इनकम सेम, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला बिंग द इनकॉर्पोरेट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, अब लास्ट में तुम देखी ये करके ऊपर में कैलकुलेट करें, मेरा प्रॉफिट आया ना नुकसान आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट से क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं ना हम लोग, और लॉस आता तो क्या करते हैं, ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट करते, तो यहाँ पे वही हुआ यहाँ पे, ठीक है। और फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, तो बाई पीएल अकाउंट में जो टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है सीडी, वो यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कर देते हैं ना हम लोग, तो एंट्री क्या होता है, दैट मीन्स पीएल अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट करते हैं ना, तभी नहीं जाके वहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्लियर। अब पीएल अकाउंट का फॉर्मेट में जरा देखते हैं, पीएल अकाउंट में क्या आता है, जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट इनकम, वही तुम्हारा पीएल अकाउंट में आएगा, इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे जो अक्रूवल वाला जो अगर एडजस्टमेंट जो करना था वो सब करने पड़ेगा यहाँ पे, इवन ट्रेडिंग अकाउंट में भी अगर कोई खर्चा रहता है, सब वेजेस आउटस्टैंडिंग रहता है तो वो ऐड करने पड़ता है, और उसमें रहता है प्रीपेड वेजेस है तो माइनस करने पड़ता है, तो वहाँ पे था नहीं सिंपल सा क्वेश्चन में। अब ये फॉर्मेट तुम लोगों को पता ही हो क्या क्या इनडायरेक्ट खर्चा हो सकता है, लाइक सैलरीज, ठीक है। सैलरीज वर्ड अगर रहेगा तो यहाँ पे आएगा, वेजेस वर्ड रहेगा तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, राइट। पेज कौन सा पेज में अभी हो बोलो तो 7.13 में हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस का खर्चा वगैरह ये सब क्या इनडायरेक्ट है, ये सब तुम्हारा डायरेक्टली तो कोई रिलेटेड है नहीं, परचेस करके परचेस से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है ये सब। प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्च, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मेंटेनेंस मतलब रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिसिएशन वगैरह जो हो गया ये सब, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। नीचे देखो गोडाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है, ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आएगा,
ठीक है, बिकॉज वो सेल्स के बाद वाला खर्चा है। बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेल्स कमीशंस, फाइनेंशियल चार्जेस में क्या, बैंक से जो लोन वगैरह लिए थे बैंक चार्जेस, बैंक जो हम लोग का अकाउंट मेंटेन होता है वहाँ जो बैंक चार्जेस वगैरह काटता है, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, ठीक है। एनी एब्नॉर्मल लॉस, सपोज कोई मशीन वगैरह सेल किया, उसमें जो लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, ये सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। इवन लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, सपोज गुड्स जल गया था मेरा, उसका वैल्यू था 10,000, इंश्योरेंस कंपनी को 8,000 दिया, 2,000 मेरा नुकसान हुआ नेट में, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगा, वो एडजस्टमेंट करके अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। और इनकम में क्या क्या आएगा, सेल छोड़ के बाकी कंपनी में जो भी इनकम आएगा वो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। सेल छोड़ के बाद देखिए जो भी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, दैट विल कम हियर, डिस्काउंट रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नॉन ट्रेडिंग इनकम है, बैंक इंटरेस्ट हो गया, हाउस का अगर कुछ मेरा हाउस प्रॉपर्टी था उसको लेट आउट किए होंगे, भाड़ा दिए होंगे, वो सब भी यहाँ पे आ जाएगा। डिविडेंड मिला वो आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, जैसे यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट था, सिमिलरली अगर हम सेल किए प्रॉफिट आया होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट आया तो इन क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट होगा, राइट। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या होगा, खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स लॉस आएगा, तो बाई नेट लॉस होगा, यही तो, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ जनरल एंट्रीज का बात कर रहा है जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है। अगर ड्राइंग हुआ है तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स करते हैं। दैट मीन्स ड्राइंग्स अगर होता है तो कैपिटल अकाउंट से माइनस होता है, और डिपेंड करता है कौन सा टाइप का ड्राइंग है। अगर गुड्स ड्राइंग होता है तो परचेज से माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। बट क्वेश्चन यहाँ पे अगर सपोज ड्राइंग ओनली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ तो क्या होगा, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा। मतलब एंट्री क्या करते होंगे हम लोग, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स करते होंगे, क्लोजिंग एंट्री ही होता होगा, ठीक है। पर अगर ड्राइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन में एडिट नीचे दिया हुआ है तो क्या करते हैं, हमको देखना है कि किस टाइप का ड्राइंग। कैश ड्राइंग हुआ तो कैश माइनस होगा, कैश से माइनस होगा और कैपिटल से कम होगा। गुड्स ड्राइंग हुआ तो परचेज से माइनस होगा, कैपिटल से कम होगा, जो जनरल एंट्री हम लोग जैसे करते थे। बट अगर ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में है तो ओनली कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा। ये सब तो पता रहना चाहिए। सिमिलरली बोला कि इनकम टैक्स तुम पेमेंट किया इसका, किसका, एम्प्लॉयर का, तो क्या होगा, वही कैपिटल अकाउंट डेबिट कम हो जाएगा ना वहाँ से इनकम टैक्स वाला। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, ये सब एंट्री तुम लोग को पता ही है। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड इसको क्लोज करना है, तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाता है, पीला अकाउंट डेबिट साइड में, और डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाता है, पीला अकाउंट क्रेडिट साइड में। ये सब चीज़ तो कुछ नया नहीं है। रिबेट मतलब क्या, कस्टमर को हम डिस्काउंट दे रहे तो वो भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। जब बिकॉज अब कस्टमर को डिस्काउंट देते क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर कम जाता है, डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब उसको जब क्लोज करना है, डिस्काउंट को क्लोज करना है, क्रेडिट करके करेंगे हम लोग, और पीला अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, पीला अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। तो अल्टीमेटली पीला अकाउंट में खर्चा आ गया ट्रांसफर होके। वो भी खर्चा तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले खर्चा अकाउंट डेबिट टू समथिंग होता है, बाद में जब उस खर्चे को ट्रांसफर करते हैं नेट बैलेंस तो खर्चा क्रेडिट हो जाता है, पील डेबिट हो जाता है। सेम केस इनकम में भी होता है तुम लोगों का, अकाउंट्स क्लोज में से बताते हैं। जैसे बैड डेट का एंट्री क्या होता है, ये सब तो पता ही है। बैड डेट का एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिकॉज बैड डेट मेरा लॉस है तो खर्चा हुआ डेबिट हुआ, और डेटर मेरा एसेट कम हुआ तो डेटर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में तो क्या होगा, तो कहाँ जाएगा, एक जगह ही जाएगा, कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। बट अगर बैड डेट तुम्हारा नीचे फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया तो क्या होगा, एंट्री करने पड़ेगा। दैट मीन्स एंट्री नहीं किया हुआ तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर एंट्री होगा। दैट मीन्स डेटर से भी कमेगा बैलेंस शीट में, प्लस पीएल अकाउंट में भी आएगा बैड डेट, ठीक है। ये सब चीज़ पता रहना चाहिए। सिमिलरली ये सब बैड डेट रिकवर वगैरह तो ये सब तो पता ही है तुम लोगों को। बैड डेट रिकवर क्या होता है, पीएल अकाउंट में इनकम सर में चले जाएगा, रिकवर हुआ होगा तो, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री का बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग एंट्री कोई भी खर्चा का क्लोजिंग एंट्री क्या, खर्चा अकाउंट डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, खर्चा अकाउंट क्रेडिट होगा, पीएल अकाउंट डेबिट होगा। कोई इनकम का क्लोजिंग एंट्री क्या हो, इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उल्टा जो क्रेडिट था डेबिट हो जाएगा, और पीएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। बिकॉज पीएल का डेबिट साइड में क्या आता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू खर्चा, तो खर्चा क्रेडिट होगा, पीएल अकाउंट डेबिट होगा। सिमिलरली पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या होता है, बाई इनकम होता है, दैट मीन्स इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल होता है, ठीक है। तो कोई भी खर्चा अकाउंट कैसे क्लोज होगा समझ में आया। खर्चा अकाउंट डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, बिकॉज नॉर्मली एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, जिसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करने पड़ेगा, तो पीएल अकाउंट में डेबिट करने पड़ेगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा इन दैट खर्चा अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली इनकम अकाउंट कैसे क्लोज होगा, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको
अगर क्लोज करना डेबिट करने पड़ेगा तो डेबिट, तो क्या टू में क्या होगा, पीएल अकाउंट में आएगा, ठीक है। और ऐसे ही पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में क्या आता है, खर्चा, एंड क्रेडिट साइड में इनकम आता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो तुम्हारा जब प्रॉफिट आया या फिर लॉस आया, ये अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो एक बात होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस बढ़ना चाहिए ना कमना चाहिए, बढ़ेगा। तो कैसे एंट्री होगा, पीएल अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ था तो दैट क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। मतलब क्या, पीएल अकाउंट में जब प्रॉफिट हुआ था तुम क्या किया, क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट लिखे थे ना हम लोग, ठीक है। तो टू था ना, अब उसको क्या, वो डेबिट हो जाएगा, अब कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, उसको भी क्लोज करना है इस तरह से। अगर लॉस हो तो उल्टा एंट्री, कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा और टू पीएल अकाउंट हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट वाला, ठीक है। तो वही सब जनरल एंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑलरेडी हम लोग बेसिक्स में पता है, बस एक बार हम रीड आउट कर दिए। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 3 रीड करो, हम रीड करें, ठीक है। ये देखो कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ, जस्ट इन्फॉर्मेशंस है, तो तुमको वहाँ से देखना है कि कौन सा कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे बेसिकली करने क्या बोला, पीएल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, एंड बोल रहा है कि सर जनरल एंट्रीज बताओ, ठीक है। अच्छा है, अकाउंट्स क्लोजिंग कैसे होता है तो वो समझ में आ रहा है कि कैसे एक खर्च पीएल, कैसे कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है या फिर बैलेंस शीट में कैपिटल में जाता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो तुम्हारा आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बोल के वहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। इसका क्लोजिंग एंट्री बोले तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, बिकॉज सी पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा ना, तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होगा। ऐसे भी ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, इनकम था, क्रेडिट बैलेंस था, उसको क्लोज करना है तो डेबिट करने पड़ेगा, एंड टू पीएल, ठीक है। इसीलिए तभी ना यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट आया, समझ में आ रहा है तुमको, वही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सैलरीज़ 1,10,000, तो सैलरीज डायरेक्ट आ जाएगा। अब हमको चेक करना है कि कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा वगैरह है क्या सैलरी का, नहीं है फिलहाल यहाँ पे, इस क्वेश्चन रहता तो ऐड करते, ठीक है। इसमें अगर पिछले साल का खर्चा पेमेंट रहता तो माइनस करते, एडवांस रहता तो वो भी माइनस कर देते हम लोग, ठीक है। डिस्काउंट डेबिट है तो क्या, अच्छा डिस्काउंट क्रेडिट है, वो कहाँ जाएगा, दैट इज़ रिसीव का बात करते, इनकम में जाएगा वो, क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट डीआर डेबिट, वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, अनिर्बान उससे पढ़ छो, ठीक है। बैड डेट दिया हुआ 17,000, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। अच्छा, ये जो बैड डेट दिया हुआ 17,000, ये क्या ऑलरेडी डेटर से माइनस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, माइनस किया हुआ होगा, अलग से दे दिया है ना, तो माइनस किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं रहता तो फर्दर इन्फॉर्मेशन में रहता है, ये तो सब कुछ किया, कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या सम्स में, तो माइनस किया हुआ है डेटर, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद आगे डेप्रिसिएशन 65,000, लीगल चार्ज, ये भी डेबिट खर्चा है ना, ऑल खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा सब डेबिट में आएगा, तुम्हारे इनकम क्रेडिट में आएगा। लीगल चार्जेस डेबिट में आ जाएगा, कंसल्टेंसी फीस आ जाएगा, ऑडिट फीस आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएगा, टेलीफोन, पोस्टेज, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड एंड लोन सब आ जाएगा खर्चे में। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो प्रॉफिट आया होगा 43,000 आया होगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 35 सम एकदम सिंपल सम से, ठीक है। मेन तुम्हारा जनरल एंट्रीज पे देखो फोकस करो, तो जो भी जितना भी खर्चा हुआ होगा सबको या क्रेडिट करना है हमको, पीएल अकाउंट डेबिट होगा, तो एक बार पीएल अकाउंट डेबिट टू खर्चा, एक लाइन से जितना भी खर्चा था, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेज ऑफ वेरियस एक्सपेंस अकाउंट, ऐसे ही करते हैं हम लोग, बैलेंस ट्रांसफ़र, खर्चा को क्रेडिट करके पीएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं हम लोग अकाउंट्स क्लोजिंग में, ठीक है। क्या हुआ, इतना सारा रेस्पेक्टिव लेजर तुम्हारा पास था, सबका डेबिट साइड में बैलेंस था, तुम क्या क्या बाई पीएल कर दिया होगा, दैट मीन्स पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट खर्चा हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा अकाउंट्स क्लोजिंग। सेम इनकम में क्या किए होंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल, इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल, इस तरह से। ग्रॉस प्रॉफिट का भी तो ट्रांसफर एंट्री था, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, वो हो गया था, ठीक है। अब फाइनली तुमको जो प्रॉफिट आया 43,000, ये क्या होगा, कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, डोंट फॉरगेट। तो अनिर्बान बताओ, अगर प्रॉफिट हुआ कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा तो कैपिटल एंट्री क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा और पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बिकॉज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। और लॉस होता तो क्या होता, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट होता, ठीक है, क्लियर। पहले पीएल अकाउंट का बैलेंस को नेट प्रॉफिट में ट्रांसफ़र किया, फिर नेट प्रॉफिट का बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एक भी एंट्री मारने से तुम्हारा हो जाता, ठीक ही बात।
चलो अब हम लोग एडजस्टमेंट पे फोकस करते हैं। ये तो सिंपल एकदम बेसिक फॉर्मेट है, इतना ईजी तो समझ आएगा नहीं। अब एक एक एडजस्टमेंट पे फोकस करते हैं। एक क्या है, एग्जांपल नंबर 1 पहले इंस्टीट्यूट का मैट कर लेते हैं, फिर हम लोग वो दूसरा वाला जो मैट है वहाँ से करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है, एक तो दो चीज़ मेंटेन करना है। जो फॉर्मेट कॉपी है, सुन लो अच्छे से, वहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट के लिए एक पेज छोड़ देना। जो जो तुमको आइटम दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए, वो सब आइटम तुमको बहुत सारा सम्स मिलेगा, एक एक करके लिखते जाना, एक आइटम रिपीट मत करना, ठीक है। और जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट होता है, जैसे परचेस में जगह छोड़ देना, थोड़ा सा क्या क्या लेस हो सकता है, सेल्स में क्या क्या लेस जगह छोड़ देना, बाकी जगह जो नॉर्मली ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं रहता है, ठीक है। कॉमन एडजस्टमेंट खर्चा रहेगा तो ऐड होगा आउटस्टैंडिंग खर्चा, माइनस होगा प्रीपेड, माइनस होगा एडवांस खर्चा। इनकम है तो सेम फंडर होगा, ये एडजस्टमेंट है। बस वो आइटम तुम पता रहने से कौन कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आता है, कौन कौन सा आइटम पीएल में आता है, कौन सा बैलेंस शीट पीएल में जाते हैं, प्लस एडजस्टमेंट अगर है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो 3 पेज ट्रेडिंग का 1 पेज छोड़ना, पीएल के लिए 2 पेज छोड़ देना, बैलेंस शीट के लिए भी 1 पेज छोड़ देना। उसके बाद से जो 5th नंबर पेज से एडजस्टमेंट नंबर 1, 2 करके करते जाना। एग्जाम से पहले बस उतने तुमको पढ़ के जाना है, तो सम्स नहीं भी देखने से चल जाएगा। सम्स सिर्फ देखना है प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा, ठीक है। अभी सिर्फ हम एडजस्टमेंट में फोकस करें। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, प्लस मेरा कॉपी में भी एक बहुत सारा एडजस्टमेंट है। पहले बुक वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला कि एक्सपेंसेस अक्रूड दैट इज़ आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करते हैं, बोला अगर कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो हम लोग पीएल अकाउंट में उसको ऐड कर देना खर्चे के साथ। और ऐसे भी आउटस्टैंडिंग खर्चा का जनरल एंट्री हम लोग किए थे ना, क्या था बोलो, कोई खर्चा, एनी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग दैट खर्चा, हाँ कि नहीं। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5000 एंट्री करना है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000, और सैलरी को बढ़ाना है 5000 से, इसीलिए ना पीएल अकाउंट में जाकर हम लोग ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो देखो यही किया है यहाँ पे, पहले एंट्री मारा दैट रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग खर्चा। अब संग संग इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पीएल अकाउंट में ऐड होगा, प्लस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। करंट लायबिलिटी साइड में जाएगा, करंट लायबिलिटी में जाएगा ना। तो देखो वही क्या है यहाँ पे, पीएल अकाउंट में सपोज एक एग्जांपल दिया रेंट का, तो रेंट पेड था 50,000, आउटस्टैंडिंग है 14,000, तो क्या होगा, पीएल अकाउंट में 14,000 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंट्री क्या किए होंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 14,000 किए होंगे हम। अब ये जो 14,000 ये संग संग तुम्हारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी चले जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के, ठीक है। इस तरह से तुमको एडजस्टमेंट लिखना है। तो इस टाइप का एडजस्टमेंट कुछ भी है यही होगा, एनी खर्चा वाला आउटस्टैंडिंग अगर है तो, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो पीएल अकाउंट में ऐड करना है, प्लस बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा। एंट्री क्या करते हैं, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली इनकम वाला भी तो हो सकता है जो हम डिस्कस किए थे। सपोज इनकम ड्यू हो गया, अभी तक मिला नहीं, तो क्या बताओ एंट्री क्या होगा, इनकम अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, बिकॉज अक्रूड इनकम क्या होता है, एसेट होता है। तो अक्रूड इनकम, मेरा एसेट जितना इनकम ड्यू है नहीं मिला तो मेरा एसेट बना, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम भी बढ़ा। तो अब पीएल इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखो इस जनरल एंट्री से तुमको इम्पैक्ट पता चल जाना चाहिए। जनरल एंट्री तुमको पता है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, एक तो मेरा इनकम बढ़ेगा तो पीएल अकाउंट का इनकम ऐड कर, दूसरा एक एसेट क्रिएट हुआ ना, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। तो तुमको अगर जनरल एंट्री पता है तो उसका इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है, पक्का। तो देखो यहाँ पे वही हुआ है कि सपोज इंटरेस्ट रिसीव है 1,50,000 एंड अक्रूड इंटरेस्ट 45,000, तो हम एंट्री क्या किए होंगे, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव 45,000, तो 45,000 पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ ऐड होगा, एट द सेम टाइम बैलेंस शीट का करेंट एसेट में चले जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट बोल के, ठीक है। थर्ड क्या है, कैरिंग फॉरवर्ड इनकम रिसीव इन एडवांस। हाँ, अब क्या हुआ कि करंट ईयर में कोई इनकम ऐड, जो लास्ट क्लास में हम लोग अक्रूवल कंसेप्ट, अच्छा ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं, ये सब एडलेस अक्रूवल कंसेप्ट का बेसिस लिए कर रहे हैं हम लोग। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बताया, जो खर्चा को अभी हुआ हम लोग ऐड किए, इनकम भी नहीं मिला था बट ऐड किए, क्यों किए, बिकॉज हमको अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, वट एवर एक्सपेंडिचर इज देयर, वट एवर इनकम इज देयर फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, यू हैव टू कंसिडर दिस, वेदर यू हैव पेड इट, अगर एक्सपेंडिचर है तुम अगर पेमेंट किया या ना किया, इनकम है वेदर यू हैव रिसीव और नॉट, यू हैव टू कंसिडर इंटायर खर्चा ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, and you should not consider any expenditure which is related to past year या which is related to future year। past year मतलब आउटस्टैंडिंग खर्चा ऑफ एनी पास्ट ईयर पेड इन करंट ईयर हटा दो, नहीं आना चाहिए। एडवांस खर्चा ऑफ फ्यूचर ईयर पेड इन करंट ईयर, ये तुम्हारा एक क्या है, एसेट बन गया, यहाँ से हट जाएगा। सिमिलरली एनी ड्यू इनकम ऑफ पास्ट ईयर रिसीव इन करंट ईयर, ये तुम्हारा नहीं आना चाहिए।
एनी इनकम रिसीव इन एडवांस तुम्हारा लायबिलिटी बन जाएगा, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, राइट। तो लास्ट क्लास में अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से हम लोग डिस्कस किए थे, तो वही चीज़ यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे क्या एक इनकम तुमको एडवांस से मिला, अगर इनकम एडवांस से मिला है, सपोज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 70,000 एंड टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है 1,75,000। सपोज तुम्हारा एक स्कूल चलाता है, तुम स्कूल का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हो 1,75,000 का, उसमें से 70,000 क्या है तुम्हारा एडवांस है। तो दैट मीन्स ये 70,000 माइनस हो जाना चाहिए, और ये 70,000 अल्टीमेटली क्या है मेरा लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी साइड में चले जाना चाहिए। एंट्री क्या करते हैं जनरल एंट्री हम लोग, इनकम मिला था तुमको, ठीक है, तो तुम इनकम में क्रेडिट कर दिया था, लायबिलिटी तुम्हारा बढ़ा था ना, लायबिलिटी बढ़ा था तुम्हारा, इनकम को कम करना है हमको, ठीक है, इनकम को कम करना है हमको, तो दैट इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस होगा, बिकॉज इनकम वही तुम बोले, सही बोले थे तुम, तो कन्फ्यूज़ क्यों हो गई, सही है ना, इनकम रिसीव इन एडवांस घुसा हुआ था, तो हमको इनकम से कम करना है, तो इनकम से कम करना है, तो इनकम तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम लायबिलिटी भी दिखाना है। तुम जो पीएल अकाउंट में कर रहे हो वही तो जनरल एंट्री है, तुम पीएल अकाउंट में क्या कर, इनकम को कम कर रहा है, दैट मीन्स इनकम अकाउंट डेबिट, तुम क्या कर रहे हो बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखा रहा है, तो लायबिलिटी क्रिएट करो, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू दैट लायबिलिटी, एनी इनकम रिसीव इन एडवांस, तो क्या होगा इनकम को कम करेगा, तो दैट पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस, तो लायबिलिटी चले जाएगा। जो तुम पीएल में एडजस्टमेंट कर रहा वो क्या है, जनरल एंट्री सी तो है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए नहीं इतना फोकस किए थे हम लोग जनरल पे। नेक्स्ट देखो क्या है, सिमिलरली क्या है, एनी प्रीपेड खर्चा, एनी कैरिंग फॉरवर्ड पेमेंट मेड इन एडवांस, दैट इज टेलीफोन, रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो एनी अगर खर्चा तुम एडवांस में करता है तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है, खर्चे को कम करेगा, खर्चे में घुसा हुआ तो खर्चे को कम करे, खर्चे को कम करना मतलब क्या होता है, दैट एक्सपेंडिचर क्रेडिट होगा, तो दैट मीन्स एसेट, एक एसेट क्रिएट हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट, दैट खर्चा अकाउंट डेबिट, दैट इज प्रीपेड बोल के वो खर्चा का नाम, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड टेलीफोन, प्रीपेड सैलरी, व्हाटएवर, एक एसेट क्रिएट होगा मेरा एंड उस पर्टिकुलर खर्चे को कम करना है हमको, तो प्रीपेड बोल के वो खर्चा अकाउंट डेबिट टू दैट खर्चा, वो खर्चा को माइनस करना है तो खर्चा क्रेडिट होगा, ठीक है, और एक एसेट क्रिएट हुआ तो एक एसेट क्रिएट होगा प्रीपेड नाम बोल के, प्रीपेड बोल के दैट खर्चा, ठीक है, प्रीपेड खर्चा अकाउंट डेबिट टू दैट खर्चा। इसका लॉजिक क्या है, बिकॉज इस साल का खर्चा तो है नहीं तो माइनस होगा, तो खर्चा माइनस हो रहा। दूसरा, हम एडवांस जो भी पेमेंट करते हो मेरा एसेट होता है इसीलिए, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा जो जनरल एंट्रीज का जो कॉपी था उसमें चले, आई मीन इसी का नोट्स एडजस्टमेंट में चले जाएगा फाइनल अकाउंट्स का फ्रेश में यहाँ पे, ठीक है। ये जैसा है उस तरह से तुम लोग करते रहना, ठीक है, नोट्स पूरा। पहले जनरल एंट्री समझना, उसी का इम्पैक्ट कहाँ जा रहा, ठीक है। अगर तुमको जनरल एंट्री पता है तो आराम से तुमको इम्पैक्ट भी पता रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या क्या, रेंट से प्रीपेड रेंट माइनस किया, बिकॉज इस साल का है नहीं इसीलिए माइनस कर दिए। एट द सेम टाइम एनी प्रीपेड खर्चा मेरा एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में चलेगा, कहाँ पे, करेंट एसेट में जाएगा वो, ठीक है। नीचे एक एग्जाम्पल देखो अब क्या बोल रहे हैं, फॉर 5 नंबर एडजस्टमेंट एंट्री देखो, 5 नंबर एडजस्टमेंट एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज़ 15,000, स्टेशनरी था तुम्हारा पास, ठीक है, 15,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ तुम्हारा ऑन इट 1,700 रुपया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 5,000, तो ट्रीटमेंट क्या होगा तब, अल्टीमेटली बोल रहा है क्या, तुम्हारा पास स्टेशनरी ओपन, अब क्या है, रॉ मटेरियल छोड़ के या फिर तुम्हारा जो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है फिनिश गुड छोड़ के, अगर कोई स्टोर आइटम तुम्हारा क्वेश्चन में है, अगर उसका हमको अल्टीमेटली निकालना है कि मेरा खर्चा कितना हुआ। तुमसे अगर हम बोले तुम्हारा पास ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी आइटम रहता है ना ऑफिस वगैरह में, था 15,000 का, और तुम कुछ डायरेक्ट कुछ परचेस वगैरह की 17,000 का, तो टोटल कितना है तुम्हारा पास स्टॉक 16,700 था। बट हम जब मंथ एंड आई मीन जब ईयर क्लोज हुआ तब हम देख रहे मेरा पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 5,000, तो बाकी कहाँ गया, हम यूज़ कर लिए होंगे, दैट इज़ माई खर्चा। ओपनिंग स्टॉक प्लस एनी उसमें उससे रिलेटेड कोई खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज़ माई खर्चा, तो वो तुम्हारा अल्टीमेटली पीएल अकाउंट में जाना चाहिए। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में सपोज कोई भी स्टोर आइटम है, स्टेशनरी आइटम, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग स्टोर्स आइटम अगर है, अल्टीमेटली अगर स्टोर्स आइटम है क्वेश्चन में, उसका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, उसका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है,
ठीक है, और उससे रिलेटेड उसका कोई परचेस है उसका डायरेक्ट खर्चा दिया तो उस ओपनिंग स्टॉक एट दैट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके कितना यूज़ किया हमको वो निकालना है। यूज़ यही होगा ना, मेरा पीएल अकाउंट में क्या है खर्चा, तो जो मेरा इस खर्चा क्या किए होंगे, मेरा जो हम यूज़ किए होंगे वही तो मेरा खर्चा होता है, जो हम यूज़ नहीं किए दैट इज़ नॉट माई खर्चा। ठीक है, क्लियर। और एक चीज़, ये जो क्लोजिंग स्टॉक 5000 बचा वो ये कहाँ जाएगा, तुम्हारा बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए, याद रहे। एक तो पीएल अकाउंट में कितना यूज़ किया वो जाएगा प्लस बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, ये कौन सा वाला है एंट्री ट्रीटमेंट, मटेरियल वाला, कौन सा स्टोर आइटम अगर है तो मटेरियल वाला हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं और वहाँ पे फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। दैट मीन्स वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है ना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं ना, बट यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिखा के स्टोर्स का क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग नेट में करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टोर्स को हम लोग डायरेक्ट नेट में कंज्यूम कितना के वो दिखाते हैं, और अगर रॉ मटेरियल होता फिनिश गुड्स होता तो ओपनिंग क्लोजिंग करके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहाँ पे निकल जा रहा था ना, एंड उसके बाद क्लोजिंग वाला फिर बैलेंस शीट में चले जा रहा था। ठीक है, अब 6 नंबर एडजस्टमेंट में आओ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये क्या होता है बताओ तो, स्नेहा बताओ क्या होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तुम सामने चल आ जाओ ना, इतना पीछे बैठ रहती हो, तुम भी सामने आ जाओ, बोलो क्या होता है। नहीं वो तो नहीं, हम कंसेप्ट क्या होता है, ये है क्या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, सपोज हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं मेरा कंपनी में, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस पास्ट हिस्ट्री हमको पता है जो ही मेरा कस्टमर है उसमें से एटलीस्ट सपोज 2% 5% कस्टमर जो है वैल्यू का हम बोल रहे, जो मेरा डेटर का बैलेंस रहेगा उस पर्टिकुलर डेट इसमें मैंने फाइनल जब हम ट्रायल इसके ईयर एंड में जो भी बैलेंस होगा उसका सपोज 5% 2% हर साल मेरा नुकसान होता है, मैंने एक्चुअल बैड डेट हो ही जाता है। तो एक्चुअल बैड डेट जब होगा तब बैड डेट एंट्री करेंगे, इससे अच्छा हर साल के लिए हम थोड़ा बहुत प्रोविजन करके चले, सो दैट अगर एक्चुअल में बैड डेट ज़्यादा हो भी तो मेरा पीएल अकाउंट को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, क्योंकि हर साल तुम प्रोविजन लेके चली थी, अब बाद में अगर एक्चुअल में बैड डेट हुआ तो इसी से हम एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अल्टीमेटली एनी काइंड ऑफ प्रोविजन मेरा क्या होता है, काइंड ऑफ तुम्हारा एक रिजर्व फंड का तरह हो जाता है मेरा। ठीक है, तो इसको आइदर हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखे या फिर डेटर से तुम माइनस करके दिखाओ, वो भी एक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या खर्चा ही है, अल्टीमेटली खर्चा मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट करे, तो लायबिलिटी क्रिएट करे मतलब क्या होगा यहाँ पे पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट लायबिलिटी, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक रिजर्व फंड क्रिएट करें, तो यहाँ पे हम पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करें। अब क्वेश्चन है कि सब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेशन कैसे, तुम्हारा डेटर का बैलेंस रहेगा उसके ऊपर एक परसेंटेज, डेटर का जो बैलेंस कौन सा सब एडजस्ट करने के बाद, सपोज कोई बैड डेट हुआ था डेटर से तो माइनस नहीं किया तो पहले उसको माइनस कर लेना। ठीक है, अगर बैलेंस शीट में डेटर बैड डेट दिया हुआ दैट मीन्स ऑलरेडी एडजस्टेड है तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नीचे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस का नीचे, नॉट बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट दिया हुआ है तो माइनस किया हुआ है ऑलरेडी डेटर से तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ट्रायल बैलेंस का नीचे दिया हुआ है तो माइनस करना है, वो एंट्री पास करने होगा ना बैड डेट अकाउंट डेबिट डेटर, तो माइनस करने पड़ेगा हमको। ठीक है, तो उसके बाद जो तुम्हारा डेटर का बैलेंस आएगा, ठीक है, वो तुम्हारा उसके ऊपर वो पर्टिकुलर परसेंटेज तुमको लगाना है, सपोज 5% 10% जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये तुम्हारा पीएल अकाउंट में तो आएगा, एट द सेम टाइम ये इसका वजह से डेटर का बैलेंस भी मेरा कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में डेटर का बैलेंस भी कम होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड क्या, व्हेन इट इज़ फेयर्ड दैट सम ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर विल नॉट बी कलेक्टेड, हमको डर लग रहा है, ठीक है, हमको लग रहा है, इट इज़ प्रूडेंट टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेक्टेड लॉस by reducing the current year का profit and placing the amount to the credit of a special account called provision for bad and doubtful debt account। ठीक है, क्लियर, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, ये अल्टीमेटली काइंड ऑफ रिजर्व है, लायबिलिटी साइड में नहीं दिखा के हम लोग इसको डेटा से माइनस करके दिखाते हैं, उल्टा साइड में दिखाने का भी मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर बैड डेट हो गया तो एंट्री क्या होता है तुम लोग पता है, बोलो क्या होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कस्टमर अकाउंट, कस्टमर कम जाएगा, बैड डेट जो है पीएल अकाउंट में चले जाएगा एंड कस्टमर से भी माइनस हो जाएगा बैड डेट। अगर ये फर्दर अगर ये नीचे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस का तो अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ तो एंट्री किया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला नोट्स में, बैड डेट व्हेन रिटर्न ऑफ आर डेबिटेड टू द प्रोविजन इन द रेस्पेक्ट वेयर सच अ प्रोविजन एग्जिस्ट, अगर प्रोविजंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उस प्रोविजन को डेबिट करते हैं हम लोग। ठीक है,
or directly to the PL account the corresponding credit been given to the credit receivable account. If on the other hand a provision is required to be created, the amount of provisions is also debited to the PL account. Where an examination problem requires that certain bad debts should be written off and provision for doubtful debts made, the amount of bad debts to be written off should be first debited against the existing balance of the provisions, and the resulting balance in the account afterwards should be raised to the figure, to the required figure. The method is illustrated below. देखते हैं क्या बोलने मांग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. देखो, ऑन 1 अप्रैल जो भी है डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट तुम्हारा पास कितना था, 40,000. मतलब हम 40,000 का प्रोविज़न साइड करके रखे कि अगर इन फ्यूचर में मेरा बैड डेट हुआ भी तो हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है. अब तुम्हारा पास ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, डेटर का बैलेंस कितना था, 15 लाख का बैलेंसेस था. ओके, टोटल बैड डेट कितना हुआ, 1 लाख का टोटल बैड डेट हुआ. इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ. अब क्वेश्चन ने बोला कि राइट ऑफ करो, बैड डेट को राइट ऑफ करो, मैंने एडजस्ट करो. इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट, राइट ऑफ करो एंड क्रिएट अ प्रोविजंस इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड बैलेंस. जो ट्रेड बैलेंस होगा, उस ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस होगा, उसका 5% प्रोविज़न करो. नाउ शो हाउ यू कंप्यूट द अमाउंट डेबिट टू द पीएल अकाउंट. सबसे पहले चीज़ मेरा पास देखो, ऑलरेडी प्रोविज़न था कितना, 40,000 का प्रोविज़न था, ठीक है. अब हम बैड डेट मेरा कितना हुआ है, 1 लाख, तो प्रोविज़न शॉर्ट कितना हुआ, 40,000 से शॉर्ट हुआ ना मेरा. 40,000 हम प्रोविज़न करके चले थे, बैड डेट हुआ 1 लाख, तो 60,000 से मेरा शॉर्ट हो रहा है, ठीक है. अब जो बोला कि नया प्रोविज़न क्रिएट करने के लिए बोला है ना, तो वो प्रोविज़न कितना करेंगे हम, मेरा डेटर कितना था, 15 लाख डेटर था, उसमें से बैड डेट को माइनस करो, कितना हुआ, 14 लाख. 14 लाख का 5% मतलब 70,000, ठीक है. तो दैट मीन्स हमको 70,000 तो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अभी, प्लस वहाँ पे मेरा शॉर्ट प्रोविज़न कितना हुआ, 60,000. तो 60 + 70 कितना, टोटल 1,30,000 का प्रोविज़न करना हुआ ना एक्स्ट्रा हमको, ठीक है. तो इसका 2 ट्रीटमेंट हम तुमको बताते हैं. एक तो ये यहाँ पे जैसे किया है, ये तुम लोग 11-12 में नहीं की होगी इस फॉर्मेट में. याद है 11-12 में कैसे करते थे हम लोग, अगर तुम्हारा पास सपोज अगर बैड डेट हुआ है तो डायरेक्ट पीएल अकाउंट में तुम लिख लो बैड डेट, काम ख़त्म. उसके बाद तुमको बोला है भाई क्लोजिंग बैलेंस प्रोविज़न लिखाने के लिए. तो क्लोजिंग प्रोविज़न मेरा कितना आ रहा, 14 लाख का 5% दैट इज़ 70,000 आ रहा है, ठीक है. अब मेरा पास ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग में मेरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना था, 40,000 था, ठीक है. तो अब हम देख रहे हैं मेरा पास 40,000 था और अभी प्रोविज़न करने पड़ रहे हैं हमको कितना ना, 70,000. तो एक्स्ट्रा कितना करने पड़ेगा हमको, 30,000. तो हम लोग वहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना करते थे, एक्स्ट्रा करने पड़ेगा 30,000. तो हम लोग शॉर्टफॉल है 40 है, हमको क्लोजिंग में चाहिए 70,000, तो 30,000 तुम्हारा शॉर्टफॉल था. तो 30,000 जो शॉर्टफॉल था नेट में हम क्या करते, पीएल अकाउंट में डेबिट करते थे 30,000. तो अल्टीमेटली तुम्हारा देखो 1,30,000 आंसर आया ना, 1 लाख बैड डेट का वजह से आंसर आया, 30,000 शॉर्टफॉल का वजह से आया. 2 तरीका तुम्हारे, इसको हम दिखा देते हैं बोर्ड पे, ठीक है, यहाँ पे. ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट. सबसे पहले चीज़, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है. अगर तुमको लग रहा है, कंपनी को लग रहा है कि मेरा कंपनी में बैड डेट हो सकता है, बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री, पास्ट ट्रेंड, हर साल कुछ ना कुछ बैड डेट होता है. तो अगर बैड डेट होगा तब हम जाके एंट्री करेंगे. इससे अच्छा हर साल कुछ ना कुछ प्रोविज़न साइड करके रखते हैं पीएल अकाउंट से, पीएल अकाउंट को थोड़ा से कम करके रखते हैं, सो दैट इन फ्यूचर में अगर बैड डेट हो गया भी तो हम उसी से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है. तो अब क्या है, यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं. नॉर्मल बैड, अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होगा तो उसका नॉर्मल जनरल एंट्री तुम्हारा क्या होगा, अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होगा तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, बोलो, पीएल अकाउंट को डेबिट करना है बस, ठीक है, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, ये एंट्री करना है, ठीक है. अब क्या है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा एक परसेंटेज ऑफ डेटर का बैलेंस, जो डेटर का, जो डेटर मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है डेटर का, उसको ऊपर. ओके, अगर डेटर का बैलेंस में कुछ सपोज डेटर का ट्रायल बैलेंस में टीबीएल में दिया हुआ है डेटर, ठीक है. अब अगर कुछ फर्दर बैड डेट हुआ जो इसमें एडजस्ट नहीं किया हुआ, तो पहले हम लोग उसको माइनस करते हैं, फर्दर बैड डेट को. फर्दर बैड डेट अगर जो होता है एक्स्ट्रा, उसको हम लोग माइनस करते हैं,
ठीक है। इवन अगर कोई डिस्काउंट देते हैं हम लोग समटाइम्स कस्टमर को डिस्काउंट और ये, तो वो भी हम लोग माइनस कर देते हैं डिस्काउंट वाला, ठीक है। माइनस वगैरह करके डिस्काउंट भी अगर हम देते हैं कस्टमर को, माइनस वगैरह करके जो नेट बैलेंस आया उस बैलेंस के ऊपर हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है सर हम लोग नॉर्मल बैड डेट का एंट्री क्या होता है। नॉर्मल अगर हम लोग बैड डेट देखेंगे तो बैड डेट क्या होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर डेबिट टू डेटर अकाउंट होता है, यही होता है, राइट। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है दैट मीन्स ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ डेटर से, तो सिर्फ पीएल अकाउंट में आ जाएगा। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैड डेट दिया हो तो क्या आ जाएगा, ये एंट्री होगा, दैट मीन्स ये पीएल में भी आएगा प्लस ये बैलेंस शीट से भी माइनस होगा, ठीक है। अगर ओनली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो सिर्फ बैड डेट बोल के पीएल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है प्रोविजन, अगर तुम्हारा सिर्फ इतना क्वेश्चन रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था हम लोगों का, सिर्फ बोलता है कि 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करो तो कुछ दिक्कत नहीं होता, बिकॉज यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ डायरेक्ट करने बोला तो हम कर देते, जो भी मेरा डेटर का बैलेंस था उसके ऊपर 5%। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पीबीटी का, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल, तब कैसे होगा, उसका दो ट्रीटमेंट है। एक जो तुम्हारा एज पर आईसीआई का जो मैट जो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा पास ओपनिंग कितना था, देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीबीटी कितना है, देखो, ठीक है। उसके बाद तुम देखो बैड डेट कितना हुआ तुम्हारा क्वेश्चन में यहाँ पे, और इससे हम माइनस करते हैं बैड डेट, करंट ईयर का बैड डेट, उसको बैड डेट को हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे अगर ये ज़्यादा है तो शॉर्टफॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस भी हो सकता है या फिर शॉर्टफॉल भी हो सकता है। कैसे समझेंगे एक्सेस हुआ, एक्सेस कब होगा, एक्सेस मतलब पॉजिटिव, शॉर्टफॉल मतलब नेगेटिव, राइट। एक्सेस का वो जब बैड डेट कम है इससे प्रोविजन से, और शॉर्टफॉल का वो जब बैड डेट ज़्यादा है, तो वही हम प्लस माइनस जो भी लिख रहे हैं हम लोग। ये कब होगा, जब पीवीडी इज़ ग्रेटर देन बैड डेट, ठीक है। और ये कब होगा, जब तुम्हारा पीवीडी इज़ लेस देन बैड डेट, ठीक है। ओपनिंग प्रोविजन वाला ये ओपनिंग है, ओपनिंग से अब जो भी हुआ, अब तुमको बोल रहा है कि करंट ईयर में हमको, ये तो है मेरा ऑलरेडी आइदर शॉर्टफॉल हुआ होगा या फिर मेरा ऑलरेडी एक्सेस है, ठीक है। अब हम करेंगे करंट ईयर का प्रोविजन कितना करना है, पीबीडी करंट ईयर का, पीबीडी टू बी पीबीडी क्लोजिंग वाला पीबीडी बोला है ना, इतना % चाहिए हमको, तो अब जो भी तुम्हारा डेटर का बैलेंस आया होगा उसके ऊपर हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब तो पीएल अकाउंट में कितना जाएगा, क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये जो पीबीडी है तो मेरा बैलेंस शीट पे चले जाएगा, ठीक है। पीएल अकाउंट कितना जाएगा, अगर शॉर्टफॉल था तो ये प्लस ये, ठीक है। तो ये जो अगर शॉर्टफॉल होता, शॉर्टफॉल प्लस क्लोजिंग पीबीडी ये लेना है, राइट। अगर शॉर्टफॉल नहीं होकर एक्सेस होता तो क्या होता, माइनस हो जाता, एक्सेस माइनस क्लोजिंग पीबीडी, थोड़ा कम करने पड़ता पीएल अकाउंट में डेबिट, यही होता। अब अगर तुम लोग का बुक का एग्जाम्पल देखेगा वही किया है, देखो बुक में क्या किया है कि 40,000 का तुम्हारा पास क्या था, प्रोविजंस था, ठीक है। बैड डेट हुआ है तुम्हारा 1 लाख का, तो 60,000 तुम्हारा शॉर्टफॉल हो गया ना। अब ये 60,000 को भी कवर करना है, प्लस प्रोविजन कितना बनाने पड़ेगा हमको, 70,000 क्लोजिंग, तो 60 + 70 1,30,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली पीएल अकाउंट में कितना जाएगा, 1,30,000 जाएगा प्रोविजन बोल के, और बाद बाकी तुम्हारा जो बैलेंस शीट में मेरा 70,000 चले जाएगा, तो कहाँ से, डेटा से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे क्या कहता है, पीबीडी बोल के एक अकाउंट ही क्रिएट कर लिया था यहाँ पे, जो चीज़ प्लस माइनस करके हम दिखाएं वो चीज़ ये लोग पीबीडी बोल के एक लेजर क्रिएट कर लिया, कर सकता है लेजर ऐसा। देखो अगर हम यहाँ पे लेजर ओपन करें, पीबीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ये क्या था, एक लायबिलिटी अकाउंट है ना, रिजर्व टाइप का हुआ, ठीक है। ये डेबिट ये क्रेडिट, तो बताओ ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, कितना था ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस क्या होता है, बीडी कितना 40,000, ठीक है। अब सपोज बैड डेट हुआ
अगर बैड डेट हुआ तो नॉर्मल में हम पीएल अकाउंट में डेबिट करते, बट यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज हम उसके लिए तो बना के रखे, दो ट्रीटमेंट है, एक पीएल का थ्रू से एक यहाँ, तो हम यहीं पे एडजस्ट करेंगे बैड डेट को। तो एंट्री क्या होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, कि उल्टा बैड डेट हुआ था ना, बैड डेट को एडजस्ट कर रहे हैं हम। पहले क्या होता, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर हुआ था, अब यहाँ पे एडजस्ट करें अब, तो एंट्री क्या होगा, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाए, ये डेबिट हो जाएगा ना, तो पीवीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट होगा ना। बैड डेट जब हुआ था तब तो ये एंट्री हुआ था ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब ये जो बैड डेट हुआ है 1 लाख का, 1 लाख का हुआ था ना बैड डेट, इसको तो हमको पीएल अकाउंट में लेके जाने मना कर रहा, एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है ना, इसका बैलेंस को यहाँ एडजस्ट करेंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा, कम क्रेडिट हो जाएगा, पीवीडी डेबिट हो जाएगा, तो कितना 1 लाख, यही बोला है, ठीक है। अब बोला है तुमको क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए, तो क्लोजिंग बैलेंस तो यहीं पे होगा ना, लायबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड टू बैलेंस क्या बीडी सीडी, कितना बोला है 14 लाख होगा। 14 लाख कैसे आ रहा है, बिकॉज जो बैड डेट है 1 लाख माइनस का, डेटर का बैलेंस तो कम हो गया ना 1 लाख से, तो 14 लाख था नेट ऑफ बैड डेट माइनस इंटू 5%, कितना होता है 70,000, तो डेबिट क्रेडिट तो कितना आ रहा है 1,70,000, 1,70,000। तो जो शॉर्टेज आ रहा है दैट मीन्स वो हमको नया प्रोविज़न क्रिएट, टोटल प्रोविज़न हमको क्रिएट करने पड़ेगा, कितना का पीएल अकाउंट में 1,30,000 का प्रोविज़न टू बी क्रिएटेड। दिस प्रोविज़न टू बी क्रिएटेड ना, प्रोविज़न टू बी मेड, माना कि क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा 70,000 ही जाएगा, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, डेटर से माइनस होगा, बट पीएल अकाउंट में 1,30,000 जा रहा है ना प्रोविज़न बोल के। एक ये ट्रीटमेंट है, ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन 1 ट्रीटमेंट का, नोट कर लो, फोटो क्लिक कर लो, इसको ग्रुप में दे दो तो सो दैट हम इसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अच्छे से, कितना कर अच्छे से फोटो क्लिक करके भेज दें। इसे नोट कर लो कि बैड डेट will adjust with PVD, not will come in PL, PL में नहीं आएगा, PVD के साथ ही हम एडजस्ट कर दे रहे, ठीक है। अगर इफ़ क्वेश्चन, इफ़ तुम्हारा यहाँ पे लिख लो, इफ़ PVD का ओपनिंग बैलेंस गिवन, ठीक है, अगर पीवीडी का ओपनिंग बैलेंस है तो हो गया फोटो क्लिक। तो फिर से बता रहे, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर बैड डेट होगा, हम किस लिए क्रिएट किए थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट, डाउटफुल डेट किस लिए क्रिएट, सो दैट बैड डेट होगा तो हम उसी से एडजस्ट करेंगे। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन में बैड डेट हुआ है, इतना का मेरे पास प्रोविजन था, अगर बैड डेट हुआ है तो हम एडजस्ट तो करेंगे रे भाई, बट हम एडजस्ट जो कि 1 लाख, हम देखा 60,000 का भी शॉर्टफॉल हो रहा है, तो वही था ना, 1 लाख था, सॉरी 40,000 था, एक्चुअली बैड डेट हुआ 1 लाख, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ 60,000, 60,000 का शॉर्टफॉल हो रहा था मेरा। हम देखा अब एक्चुअल में क्लोजिंग में प्रोविजन कितना करने बोला है, स्टार्टिंग में 40,000 था ओपनिंग में, क्लोजिंग बोला 70,000 प्रोविजन चाहिए, तो एक तो यहाँ पे 60,000 शॉर्टफॉल था, प्लस 70, 60 प्लस 60 70 कितना 1,30,000, ठीक है। तो वही हम देखा कि 1,30,000 क्रिएट, टोटल में इतना पीएल अकाउंट में क्रिएट करने पड़ेगा, तब जाके बैलेंस इतना मेरा ला पाएंगे हम। अगर वो 70 लाना है तो कैसे लाएंगे, यहाँ तो 60 शॉर्ट है, प्लस यहाँ 70, तो 1,30,000 क्रिएट करने पड़ेगा हमको प्रोविजन, ठीक है। तो वही किया यहाँ पे, अब हम देखें प्रोविजन करने कितना पड़ेगा हमको 70, तो एक तो देखिए 70 तो करना ही है क्लोजिंग बैलेंस, प्लस ये शॉर्टेज है, तो दिस प्लस दिस माइनस क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, शॉर्टफॉल वाला जो माइनस होके ये तुम्हारा 1,30,000 हो जाएगा। ये फिगर माइनस में नहीं होगा, तो वो शॉर्टफॉल लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 1,30,000 यहाँ पे आ जाएगा ना, समझ में आया। तो इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली अगर हम देखें क्या होगा, इसका इम्पैक्ट पीएल अकाउंट में पीबीडी बोल के आएगा तुम्हारा 1,30,000, ठीक है, एंड बैलेंस शीट में क्लोजिंग पीबीडी माइनस हो जाएगा, कहाँ से, डेटर से,
70,000। ठीक है, अब ये वाला फाइनल पिक्चर क्लिक करो। बाकी सब फ़ोटो डिलीट कर दो। ठीक है, हुआ, मिटा दे। ये एस पर ICAI मैट, ठीक है, लॉजिकल है एकदम, प्रैक्टिकल यही होता है। बट जी 11-12 में जो तुम लोग सीखी हो, अगर तुमको एग्ज़ाम में सपोज बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है, तो बच्चन वाला मेथड फॉलो कर लेना। बट ये ठीक है, इसी को फॉलो करने की कोशिश करना। ऑप्शन 2, उसमें क्या करने पड़ेगा, नॉर्मली ये PL अकाउंट है, ठीक है, बैड डेट हुआ था तुम्हारा कितना, 1 लाख ना, तो यहाँ पे चुपचाप बैड डेट को लिखना है 1 लाख, जैसा होता है बैड डेट। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग प्रोविजन एक ओपनिंग प्रोविजन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ओपनिंग में जो प्रोविजन था उसको रिवर्स कर देते हैं, हटा दो। तो अगर रिवर्स करना है, एक PBD का बैलेंस क्या था, क्रेडिट था ना डेबिट था, क्रेडिट बैलेंस था ना, उसको अगर रिवर्स करना है तो क्या करने पड़ेगा, डेबिट। वो डेबिट हुआ तो PL क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो PL में क्या होगा, बाई दैट होगा। तो ये हम क्या कि उसको उल्टा कर दिया, बाई PBD, बाई PBD ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग PBD को कितना था तुम्हारे यहाँ पे 40,000 को हम ख़त्म कर दिया, पूरा रिवर्स कर दिया हम, ख़त्म। अब नया से कितना बनाने के लिए बोला हमको, 2 PBD क्लोजिंग वाला कितना बनाने बोला, 70,000 ही होगा मेरा, 14 लाख का 5% कितना, 70,000। एक ये करो, ठीक है, सिंपल एकदम, BCom में ही करते थे। या फिर तुम ये दोनों को नेट करके भी दिखा सकता है। दूसरा, और ये PL अकाउंट में जाओ, क्या यार दिया नहीं है क्या, ठीक है, 2 बैड डेट लिखो, ठीक है, कितना, 1 लाख। अब दूसरा तुम देख लो कि ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला प्रोविजन का ओपनिंग से ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड में और करने पड़ेगा 30,000, तो ठीक है, 2 PBD कैसे करना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है 70,000, ओपनिंग ऑलरेडी कितना है 40,000, तो और 30,000 करना है, ठीक है। ए वाला का उल्टा होता, सपोज क्लोजिंग कम करने बोल रहा है और भी कम होगा, तो यहाँ पे बाई PBD होता, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग ये कैसे होता है, यहाँ पे सपोज क्लोजिंग होता 30,000, PBD था 40,000, तो उल्टा तुम्हारा 10,000 का इनकम आ जाता है ना यहाँ पे। अगर क्लोजिंग इज़ लेस देन ओपनिंग तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो कोई में से एक फॉलो कर लेना, बस कोशिश करें, इंस्टीट्यूट का मैट है तो ICAI वाले फॉलो करना, एकदम सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अल्टीमेटली ये जो है तुम्हारा कहाँ चले जाएगा, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस केस में, बट हाँ इस केस में याद है, ये वाला अल्टीमेटली बैलेंस शीट से माइनस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वाइट लॉजिकल था, जो ICAI वाला इंस्टीट्यूट का। ये वाला भी ठीक ही है, बहुत सारा कंपनी क्या करता है, साल के एंड में क्या करता है, जो प्रोविजंस करते हैं उसको उल्टा कर रिवर्स कर देता है। अब जो कितना करना है तुम बोलो, हम कर दे 70,000, बात एक ही है। घुमा फिरा के 1,30,000 में PL में डेबिट होना। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम अभी बताए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका बेस क्या करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो उसका 2 तरीका है। एक एज़ पर ICAI मैट, जो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ने बताया, क्या करना है, PBD का लेजर खोल लेना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इतना था, हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, बिकॉज एक काइंड ऑफ रिजर्व था। प्लस जो भी बैड डेट हुआ होगा तुमको इसी से एडजस्ट करना है। तो नॉर्मली जब बैड डेट होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है। अब उससे जब एडजस्ट करेंगे क्या हो, बैड डेट क्रेडिट होगा तो PBD डेबिट होगा, तो PBD अकाउंट दैट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट हो जाएगा, ओके।
अब फिर तुमको जितना क्लोजिंग में बैलेंस प्रोविजन रखना रखो, जो शॉर्ट अल्टीमेटली जो बैलेंसिंग फिगर वो आया वो तुम्हारा पीएल अकाउंट में प्रोविजन क्रिएट करने पड़ेगा, राइट। तो एक तो तुम लेजर फॉर्म में कर सकते हो या फिर नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस, उससे तुम क्या करना, बैड डेट को माइनस करना। अगर बैड डेट कम है तो ठीक है, ज़्यादा है तो शॉर्टफॉल हो गया तो वो प्लस और जितना करने पड़ेगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग ऑलरेडी 11-12 में जैसे हम लोग करके आया होगा, क्या करना है, कुछ नहीं, जितना बैड डेट हुआ होगा पीएल अकाउंट में लिख दो, ठीक है। अब बाकी जो तुम्हारा क्लोजिंग प्रोविजंस है उसको माइनस कर दो ओपनिंग प्रोविजंस। आइदर ओपनिंग वाला को उल्टा साइड में लिख लो, क्लोजिंग वाला को डेबिट साइड में लिखो, बात एक ही है, या फिर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके दिखाओ, ठीक है। या क्लोजिंग प्रोविजन ज़्यादा है तो डेबिट साइड में आएगा, क्लोजिंग प्रोविजन कम है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो कोई भी एक कर लेना, तो कोशिश करना ICI मैट वाला फॉलो करना, ठीक है। इस अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या आया कि सर पीएल अकाउंट में 1,30,000 ही घुमा फिरा के डेबिट होगा, दूसरा ऑप्शन में 1,00,000 बैड डेट में डेबिट होगा, 30,000 प्रोविजन में डेबिट होगा, फर्स्ट ऑप्शन में ICI का मैट के हिसाब से 1,30,000 डायरेक्ट PBD बोल के डेबिट होगा, और बैलेंस शीट में डेटर से कितना कम होगा, 70,000 ही क्लोजिंग प्रोविजन कम होगा, ठीक है। अब देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, हम लोग हर साल कस्टमर को कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो अगला साल भी देंगे हम लोग, क्रेडिट सेल वगैरह किए तो वही डिस्काउंट के लिए कुछ प्रोविजन लेके चल रहा है। The provision is created in the same manner discussed above, but the amount of provision is required to be calculated after deducting the PBD। मतलब PBD का जो बैलेंस, सपोज पहले डेटर से हम लोग फर्दर बैड डेट अगर हुआ हो उसको माइनस करेंगे हम लोग, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो उसके बाद जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है उसका प्रोविजन माइनस करेंगे, लास्ट में जो बैलेंस बचा उसको ऊपर एक तुम्हारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, नॉट बिफोर दैट। यहाँ पे फर्स्ट बैड डेट का माइनस हम लोग माइनस करेंगे, उसके बाद PBD माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा डेटर का उसके ऊपर ये तुम्हारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, और ये भी फिर माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो अमाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल है 5,20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 1,20,000, ये सब किया हुआ नहीं, माइनस करने पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 10% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। 5,20,000 में से पहले हम अगर फर्दर बैड डेट होता तो वो माइनस करते हैं, प्लस PBD माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, 4,00,000 हुआ। अब 4,00,000 के ऊपर 10% मतलब 40,000 ये माइनस करेंगे, ये अल्टीमेटली 3,60,000 तुम्हारा जाएगा बैलेंस शीट में, एंड ये जो 40,000 जो हम प्रोविजंस किए ये तुम्हारा चले जाएगा पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज क्या हुआ, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ए भी काइंड ऑफ प्रोविजन से लाइबिलिटी है, रिजर्व है, ठीक है। तो लाइबिलिटी को तुम बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में नहीं लिख के उस पर्टिकुलर एसेट से तुम कम भी कर सकता है, कुछ एसेट का अगर हम प्रोविजन किए उससे हम लोग कम करके दिखा देते हैं, बात एक ही है, ठीक है, क्लियर। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किसके बाद कैलकुलेट करने पड़ेगा, PBD के बाद, PBD का अमाउंट को माइनस करो उसके बाद कैलकुलेट करना PBD, ठीक है। इसके इम्पैक्ट किया जाएगा पीएल अकाउंट में जाएगा, प्लस ये बैलेंस शीट में एसेट से भी माइनस होगा डेटर बैलेंसेस से, ओके। अब देखो क्या बोल रहा है, 8 नंबर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेम जैसा कि बैड डेट हम लोग अभी किए, सेम ये भी सेम ट्रीटमेंट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन होता है तो काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन को हम लोग नॉर्मली पीएल अकाउंट में लिखते हैं, एंड वो फिर बैलेंस शीट में एसेट से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हम समटाइम्स दूसरा मेथड ये लोग क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक अलग मेथड है, वहाँ से भी हम लोग लेकर चलते एक फंड क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, इफ़ मेट इट इज़ मेट आइदर बाय डेबिटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कंसर्न, एंड आफ्टरवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय ट्रांसफर टू द पीएल अकाउंट, और बाय डायरेक्टली डेबिटिंग द पीएल अकाउंट एंड क्रिएटिंग, जो भी है कहानी सब बकवास से छोड़ो, अब तुम डायरेक्ट एग्जांपल में आ जाओ। सपोज फॉर एग्जांपल इफ मशीनरी कॉस्ट ₹15 लाख एंड 10% डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, तब ट्रीटमेंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू PBD। नॉर्मली लोग क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट करते हैं, बट अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का थ्रू से कर रहे हैं, जिससे कि अगर डेप्रिसिएशन चैप्टर हम लोग करेंगे तो सेम चीज़ को मिलेगा वहाँ पे, इसलिए बोलते हैं फाइनल अकाउंट से क्या हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट टच हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल होता है, ठीक है। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो, बट अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करें, क्वेश्चन में अगर बोला तो करना है, अदरवाइज सिंपल जैसे करते उसे करना है। तो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल नहीं होगा, कहाँ चले जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चले जाएगा, फाइन। उसके बाद जैसे बैलेंसिंग फिगर यहाँ आया था ना पीएल इसका PBD का बाय पीएल बोल के, इसमें भी वही आएगा। हम देखेंगे मेरा पास ऑलरेडी प्रोविजन कितना किया हुआ था, ठीक है, प्लस इस साल का मेरा डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो ऑलरेडी प्रोविजन जितना किया हुआ था क्रेडिट साइड में आएगा ना, बाय बैलेंस BD बोल के। अब इस साल का जो डेप्रिसिएशन हुआ था एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दिस, तो और मेरा यहाँ पे ये क्रिएट किए होंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब अल्टीमेटली जो बैलेंस बचा वो पीएल अकाउंट में मेरा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा पीएल अकाउंट में कितना आएगा, इसका तो ओपनिंग बैलेंस कुछ था ही नहीं, तो क्रेडिट में 0 है। अब क्या उल्टा फिर जाके तो बाई डेप्रीसिएशन गिरा 1.5 लाख, तो यही क्लोजिंग बैलेंस है, यही 2 पीएल बोल के चले जाएगा ना यहाँ पे। अल्टीमेटली फिर ट्रांसफ़र क्या होगा, द प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट चलेगा, ठीक है। इसको और एसेट से माइनस, फिर ऑब्वियसली एसेट से तो माइनस करना ही पड़ेगा बैलेंस शीट में, वहाँ से माइनस करने पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बोल के। अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो एडजस्टमेंट करते हम लोग उसका, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखो अदर प्रोविजंस, जैसे कि पीबीटी वगैरह के इस टाइप का कोई भी एनी अदर प्रोविजंस हो सकता है, सेम उसको क्या करना है, पीएल अकाउंट में डेबिट टू दैट प्रोविजंस, और प्रोविजन फिर वहाँ से अगर कुछ एसेट से रिलेटेड है वहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र इन्वॉल्विंग करेक्शन ऑफ एरर्स, ये सब तो नॉर्मल हम लोग जो करते हैं जैसा। अब सर्टेन एडजस्टमेंट एंड दैट देयर ट्रीटमेंट, ये फर्स्ट वाला कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1.5 दिख रहा है पेज, पॉइंट नंबर, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट और फायर, जब स्नेहा फर्स्ट डे बोल रही थी। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर क्या होता है, कभी कभी हम लोग का गोडाउन वगैरह में आग लग गया या शॉर्ट सर्किट हो के हम लोग का जो गुड्स वगैरह रहता है कंपनी में, फैक्ट्री में, वो लॉस हो सकता है। तो इन दैट केस एंट्री क्या, गुड्स लॉस्ट हुआ, तो गुड्स अगर लॉस्ट हुआ तो मेरा क्या होगा, एक तो लॉस हुआ मेरा, दूसरा मेरा स्टॉक भी कमा। तो अगर मेरा स्टॉक कमा तो स्टॉक कम करने के लिए परचेस अकाउंट भी क्रेडिट करने पड़ेगा हमको। तो इसका 2 तरीका, आइदर तुम परचेस अकाउंट से क्रेडिट करके दिखा दो, या फिर दूसरा परचेस से क्रेडिट करना, या फिर उसका उल्टा साइड में लिखना, बात एक ही है। परचेस से क्रेडिट करना या फिर उसका उल्टा साइड में लिखना, बात एक ही है। तो पूरा ग्रॉस अमाउंट से लिखेंगे। अगर इस एग्जांपल से अगर हम लोग समझते, देखो यहाँ पे 6000 का गुड्स जला है। देखो फॉर एग्जांपल, इफ़ गुड्स वर्थ ₹6,000 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा तुमको, बोला है 4500। तो तुम्हारा गुड्स कितने का जला, 6500 का, तो परचेस 6500 से कमना चाहिए। आइदर परचेस से माइनस करेंगे या फिर उसको उल्टा साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट होगा, परचेस से माइनस करो या फिर उसका उल्टा साइड में लिखो, एक ही बात है। तो सपोज हम परचेस से माइनस करें तो क्या होगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर डिवाइड टू परचेस अकाउंट हो जाएगा 6500। अब अल्टीमेटली तुम्हारा लॉस कितना, नेट लॉस कितना हुआ, अब पैसा कितना मिला तुमको, 6500 पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी डेटर क्रिएट हुआ ना मेरा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, एक एसेट क्रिएट हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या फिर मिल चुका है। तो मिल चुका है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता, अगर मिलेगा तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 6000 पूरा क्लोज करना है, तो डिफरेंस कितना हुआ 1500, वो अल्टीमेटली क्या है, नेट लॉस, वो तुम्हारा पीएल अकाउंट में जाएगा। तो पीएल अकाउंट में क्या नेट लॉस जाता है कितना, 1500, क्या लगेगा, 2 गुड्स लॉस्ट बाय फायर बोल के हो गया, बस खत्म। और वहाँ पे बैलेंस शीट में एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बोल के, ठीक है। पूरा मिल गया तो कुछ लॉस नहीं होगा यहाँ पे, पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा तो जितना नहीं मिलता उतना ही लॉस होता है। तो पीएल अकाउंट में उतना ही जाएगा, कितना, नेट लॉस, जितना नहीं मिला। अब बाकी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस से माइनस होगा या फिर उसका उल्टा साइड में दिखाओ। अब बैलेंस शीट में जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है वो तुम्हारा एसेट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट याद रहेगा, परचेस से माइनस करना है पूरा फुल अमाउंट, पीएल अकाउंट में कितना जाएगा, जितना पैसा नहीं मिला, ओके। एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या होगा, जितना पैसा पैसा मिला है तो बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो इंश्योरेंस क्लेम बोल के एसेट क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से तुमको एक एडजस्टमेंट कॉपी में नोट करके इफेक्ट लिखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट है। और तो जो तुम बोल रही थी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, ये क्या होता है, समटाइम्स हम लोग क्या कस्टमर को गुड्स जस्ट भेज देते हैं, अब जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं करता वो सेल नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, हम सपोज उसको भेजे हम कृष्णा को कि हम 10,000 का माल तुमको हम भेज रहे, वो ऑन सेल और रिटर्न बेसिस है, तुम अगर अप्रूव कर लिए तो मेरे लिए सेल हो जाएगा, तुमको अगर अप्रूव नहीं किया तो हमको रिटर्न कर देना, फाइन। अब हम क्या किए गलती से, हम उसको सेल्स, हम जब उसको गुड्स भेजे थे तो हम सेल्स दिखा दिए थे, तो गलत हुआ, सेल्स तो दिखाना नहीं चाहिए, जब तक वो फाइनल नहीं करता तब तक तो सेल है नहीं। तो अगर आपको उसको रेक्टिफाई करना है तो सेल को क्या करने पड़ेगा, कम करने पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा, और हमको बेफालतू का उसको कस्टमर अकाउंट डेबिट कर तो उसको क्रेडिट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो सपोज गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस है तो कुछ एंट्री करना ही नहीं था तुमको बेसिकली, ओके, बट हम एंट्री कर देते क्या, डेटर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो उसको जस्ट उल्टा करना है,
तो कृष्णा को कम करेंगे हम, सेल्स को भी कम करेंगे हम। डेटर भी कमेगा, डेटर कमेगा तो डेटर क्रेडिट हुआ, सेल कमेगा तो सेल डेबिट हुआ। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सेल से माइनस होगा, कस्टमर से ही माइनस होगा, ठीक है, यही होगा। और दूसरा, ये अल्टीमेटली मेरा स्टॉक में आ जाना चाहिए। सेल से जब माइनस किया तो मेरा स्टॉक कम गया था, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होना चाहिए ना। तुम तो लिए नहीं, हमको तो भेज दिया, और तेरा पास स्टॉक जैसे जाए गिरा हुआ, अल्टीमेटली मेरा ही स्टॉक कस्टडी में है ना वो, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा इसका। तो 3 ट्रीटमेंट, एक सेल से माइनस होगा बिकॉज ये एक्चुअल में सेल है ही नहीं। दूसरा, तू जो डेटर में जो घुसा हुआ उसे माइनस करो, और ये अमाउंट कहाँ, क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। सेल से माइनस होगा कौन सा, सेल्स वाला वैल्यू से माइनस होगा। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, देखेगा, कॉस्ट था 10,000 का, सेल का वैल्यू था 12,000, तो तुमको जो हम एडजस्टमेंट करेंगे 12,000 से, सेल से ही माइनस होगा 12,000, डेटा से ही माइनस 12,000, बट गुड्स में कितना में ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक में, कॉस्ट में ऐड होगा 10,000, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हमेशा वैल्यूएशन होता है कॉस्ट या NSR व्हिचएवर इज सेलिंग प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, तो यहाँ पे कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट पे यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। देखो वही ट्रीटमेंट यहाँ पे किया है, ठीक है। कोई डाउट समझ में आ गया तुमको? मुझे डाउट था, नेक्स्ट क्लास में बाकी एडजस्टमेंट करेंगे, तुम लोग देखते रहे ना। तो नेक्स्ट और 2 एडजस्टमेंट है ना, यहाँ तक कर ही देते तो सही रहेगा। हाँ, और 2 एडजस्टमेंट कर ही देते तो तुम लोग प्रैक्टिस कर पाएगा, ठीक है। कमीशन बेसिस वाला लास्ट में करेंगे। ये वाला देख लो, 3 नंबर पॉइंट देख लो, गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल। सपोज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज डोनेशंस, तो एंट्री क्या होगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस, खर्चा हुआ, अब परचेस से मेरा स्टॉक कम हो जाएगा मेरा। सिमिलरली बोला गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, तो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस, मतलब परचेस से माइनस होगा, एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम फिर वहाँ से स्टॉक भी माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ तुम्हारा, ये सपोज ड्राइंग्स हुआ, तो क्या होता है, ड्राइंग्स का भी सेम था, गुड्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, यहाँ से माइनस होगा परचेस से, फिर ड्राइंग्स वहाँ से कैपिटल से ड्राइंग्स बोल के माइनस होगा, ठीक है। When goods are used in business for construction of building machinery, सपोज कोई एसेट वगैरह यूज़ किया, ठीक है, परचेस अकाउंट से माइनस हो जाएगा। When goods are used for मेंटेनेंस के लिए अगर यूज़ किए होंगे तो रिपेमेंट्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, ठीक है। रिपे मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया वो खर्चा अकाउंट डेबिट टू यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस उसके बाद तुम लोग जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 वगैरह वो सब करने की कोशिश करना, और बैलेंस भी कोशिश करना। बाकी क्लास में हम आके फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज यहाँ पे एंड करते हैं।